एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग ट्रांसफार्मर देख रहे थे, जिसका आधा पार्ट आप देख चुके हैं और ये दूसरा आधा पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले आधे भाग में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक बार हम चर्चा करते हैं। हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो कि वोल्टेज घटाने या बढ़ाने में काम आता है। हमने ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में यानी प्रिंसिपल के बारे में बात किया था और मैंने कहा था कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है, जबकि प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। साथ ही साथ हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनता है। तो मैंने बताया कि लैमिनेटेड स्ट्रिप्स से, नरम लोहे के लैमिनेटेड स्ट्रिप से ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है, जिसके एक आर्म पर, एक भुजा पर कॉपर का वायर का अनेक फेरा लपेटा लगाया गया होता है और अपोजिट आर्म पर भी लगाया गया होता है। तो वह आर्म जिस पर या वह कॉपर कॉइल्स जिसके क्रॉस हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसे हम प्राइमरी कॉइल नाम दिए थे, और दूसरा कॉइल जिससे कि हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, उसे हमने सेकेंडरी कॉइल कहा था। साथ ही साथ इसके वर्किंग हमने बताया था कि किस प्रकार से जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से बड़ा होता है, अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में बड़ा होता है प्राइमरी कॉइल से, तो इस तरह का ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अर्थात इस स्थिति में हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। दूसरी स्थिति मैंने बताया था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से छोटा था। उस कंडीशन में हमने देखा था कि 1 से छोटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान तभी होता है जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से कम होता है। इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार हमने स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर देख लिया था। अभी हम आगे बात करेंगे और देखेंगे कि स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, आखिर क्या फ़र्क है स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर में और स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर में, क्या अंतर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम मान लेते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं, हेडिंग बना लेते हैं, स्टेप अप करंट, स्टेप अप करंट और स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं लेट IP and IS be the current in primary and secondary coil respectively। हमने मान लिया है कि प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो IP है और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो हमारा IS है। इस प्रकार से अब देखिए, पावर डेवलप्स इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, पावर डेवलप्स इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इनटू करंट, हम जानते हैं V इंटू I पावर होता है। सिमिलरली पावर डेवलप्ड इन सेकेंडरी कॉइल ES इंटू IS। अब एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात किया जाए तो प्राइमरी से या तो कम होगा या अधिक से अधिक बराबर होगा एनर्जी सेकेंडरी में। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, from energy conservation, EP into IP बड़ा या कम से कम बराबर, क्योंकि इसी के वजह से सेकेंडरी में EMF जनरेट होता है, ES into IS होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा हो इफ ES बड़ा हो EP से, ES यानी वोल्टेज सेकेंडरी में बड़ा हो प्राइमरी से, यानी स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो, दैट इज इन केस ऑफ स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर
ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में हम बात कर रहे हैं। तो जब ES बड़ा होगा EP से तो स्वाभाविक है कि IS छोटा होगा IP से, देयरफॉर IS छोटा होगा IP से। यानी हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर करंट सेकेंडरी कॉइल में कम होगा प्राइमरी कॉइल से, यानी यह वास्तव में आउटपुट करंट जो हमारा सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो कम है प्राइमरी से, यानी यह स्टेप डाउन करंट ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप वोल्टेज जो है वो करंट के लिए स्टेप डाउन है, दैट इज स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर is actually step down current ट्रांसफॉर्मर। याद रखिएगा आगे एनर्जी लॉस में काम आने वाला है कि वास्तव में स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होता है जबकि वोल्टेज ज़्यादा होता है, याद रखिएगा काम आने वाला है। सिमिलरली in case of step down voltage ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने क्या बात किया, स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर ES छोटा होगा EP से, देयरफॉर इसलिए जब ES छोटा होगा, यहाँ देखिए ES छोटा होगा तो IS क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए मैंने यहाँ बराबर लिखा है, अगर इन आइडियल केस में बात किया जाए तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक चर्चा कर देना चाहता हूँ। इन आइडियल केस हम लोग ऐसा मान के चलते हैं EP IP बराबर ES IS। अब यहाँ से सोच रहे हैं, यानी आप इसको नहीं सोचकर आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन से सोचिए, इसको आप नीचे लिखिएगा, जब नोट करिएगा तो इस लाइन को इसके नीचे लिखिएगा, इन आइडियल केस लिख करके इसको नीचे लिखिएगा। तो यहाँ देखिए आप ES जब छोटा है EP से तो IS क्या है, बड़ा है IP से, देयरफॉर IS बड़ा है IP से। यानी स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करंट ट्रांसफॉर्मर है, डेट इज स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर is actually a step up current ट्रांसफॉर्मर। बात समझ गए हैं? तो यानी जब स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होगा उस केस में सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा होगा। ये दोनों पॉइंट्स हमें काम आने वाला है एनर्जी लॉस में। आइए हम एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर देखना शुरू करते हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एनर्जी किस किस प्रकार से लॉस हो सकता है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का एनर्जी लॉस ट्रांसफॉर्मर में हो सकता है। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। तो पहला देखिए जिसे हम कहते हैं एडी लॉस। अगर आपको एडी करंट क्या होता है अगर ये पूछता है 2 मार्क्स में, तब भी आप एडी लॉस का ही चर्चा करेंगे। दूसरा जिसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। यही होता है ना कॉपर लॉस। और तीसरा जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अच्छा होगा कि आप इसे नोट कर लीजिए, तब हम बारी बारी से बात करें तो ठीक रहेगा। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। लिख लिया सब लोगों ने?
तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस 3 प्रकार से हो सकता है। एडी लॉस यानी एडी करंट लॉस उसको बोलते हैं, कॉपर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो आइए एडी करंट लॉस क्या होता है देखते हैं। एडी करंट लॉस मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 मार्क्स में अगर एडी करंट के बारे में पूछता है तो भी आप यही बात लिखिएगा। देखिए समझिए, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसमें चुंबकीय गुण आ सकता हो, चुंबक से प्रभावित हो सकता हो, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं या उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है तो उसमें एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। यानी एडी करंट उत्पन्न कैसे होता है? तो मैग्नेटिक मटेरियल से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने की वजह से। यानी यहाँ पर मैं इस बात को लिख, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स passes through a magnetic material, then eddy current produced in it। अब गौर करिए, ट्रांसफॉर्मर के कोर के ऊपर लपेटा गया होता है एक किनारे पर, एक भुजा पर सेवरल टर्न्स वाला कॉइल। जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स में वो कोर रखा हुआ है, यानी उस कोर से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, इसलिए उसमें एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हैं ना? सिंस द कोर, सिंस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स magnetic flux passes through the core of transformer and hence eddy current produced in it। इसमें एडी करंट उत्पन्न होता है और एडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर का कोर गर्म होता है और एनर्जी का लॉस होता है। और इस एडी करंट लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर कोर को पट्टी को चिपका कर बनाते हैं। तो एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, कुचालक पदार्थ होता है। एक पट्टी से दूसरे पट्टी में करंट जा ही नहीं पाता है, यानी एडी करंट को हम ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, एडी करंट लॉस को बचाने का प्रयास करते हैं। टू reduce the eddy current loss, the core of transformer is made by laminated strips। द इंसुलेटिंग मटेरियल, कुचालक पदार्थ, मटेरियल इज यूज्ड बिटवीन 2 स्ट्रिप्स। ठीक है? तो एडी करंट क्या है, ट्रांसफार्मर के कोर में कैसे उत्पन्न होता है और उसको क्या करके बचाते हैं। तो आपको जवाब यहाँ मिल गया होगा कि ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेटेड स्ट्रिप से क्यों बनाते हैं। अब मैंने यहाँ इस बात का भी चर्चा कर दिया कि द इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड बिटवीन 2 स्ट्रिप्स टू अवॉइड द एडी करंट, टू अवॉइड द एडी करंट लॉस, टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। बात समझ में आ गया? तो एडी करंट में यही चीज़ होता है और इतनी ही बात लिखना है 2 मार्क्स में। अगर अकेला पूछेगा तो 2 मार्क्स पूछेगा एडी करंट लॉस क्या है, शॉर्ट आंसर में तो ऐसे लिखिएगा। ऐसे बड़े क्वेश्चन में एनर्जी लॉस में पूछ रहा हो तो इतनी बात चर्चा करिएगा। इसमें हमने सब बात चर्चा किया, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में एडी करंट उत्पन्न कब होता है, ट्रांसफार्मर में कब उत्पन्न होता है और उसको बचाने का क्या उपाय। दूसरा मैंने कहा था कॉपर लॉस।
कॉपर लॉस में क्या होता है वो ध्यानिए। अभी आपने देखा था कि स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा था तो करंट कम था। इसका उल्टा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा था। स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर में करंट किस में ज़्यादा है? प्राइमरी में। तो ज़्यादा करंट होगा तो आप तो पढ़े हैं हीट प्रोड्यूस होता I स्क्वायर RT। तो जब ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट के रूप में एनर्जी लॉस कम हो, ट्रांसफार्मर कम गर्म हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो प्राइमरी कॉइल यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल को मोटे कॉपर के तार से बनाते हैं। बात समझ में आया? इसका उल्टा, जहाँ स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जहाँ वोल्टेज घटाना है तो वहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर सेकेंडरी कॉइल को मोटे कॉपर वायर से बनाते हैं। ज़्यादा मोटा कॉपर वायर होगा तो एनर्जी का लॉस कम होगा। जो सप्लाई होता है वोल्टेज सब जो हमारे मोहल्ला में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, 11,000 को घटाकर 220 वोल्ट पर लाता है। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है, तो उसका सेकेंडरी कॉइल मोटे कॉपर वायर से बनाया जाता है। आप सुनते होंगे कि ट्रांसफार्मर में तेल भरा हुआ है, वो गर्म होने से बचाने के लिए वो एक है जो उसको एक तरह से कहीं के हीट ऑब्जर्वर काम करता है वो तेल। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिए, वी नो दैट इन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर current is larger, yeah, the value of current is maximum. The current is larger in primary coil, and hence मोटा कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है प्राइमरी कॉइल में, एंड हेंस थिक कॉपर वायर इज यूज्ड इन प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली, इसी प्रकार इन स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर current in secondary coil is larger than primary coil, and hence secondary coil, and hence thick copper wire is used wire या coil wire is used in secondary coil। तो कॉपर लॉस से बचाने के लिए क्या होता है किसमें, वो समझ गए आप। कॉपर लॉस में होता क्या है कि हीट प्रोड्यूस, एनर्जी लॉस होता है वो हीट के रूप में होता है। हम एक लाइन चर्चा करते अच्छा होता कि एक लाइन लिख देते यहाँ पर कि कॉपर लॉस का मतलब ये होता है कि एनर्जी लॉस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ जिसे आप शुरू में लिख लीजिएगा, जो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कॉपर लॉस का मतलब है, कॉपर लॉस मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी इन द form of heat in primary and secondary coil। इसका मतलब है, अब कैसे कैसे लॉस है तो यहाँ समझाया हुआ है कि हम जानते हैं कि स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी करंट ज़्यादा है, तो हीट लॉस को बचाने के लिए उसको हम मोटे कॉपर वायर से बनाते हैं। इसी प्रकार स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में करंट ज़्यादा है, सेकेंडरी को मोटे कॉपर वायर से बनाते हैं। तो आप जब नोट करिएगा तो इस स्टेज को
पहले नोट करिएगा, इसको उसके नीचे नोट कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ये कॉपर लॉस का मतलब है और यहाँ पर कैसे उसको हम बचाने का क्या क्या युक्ति लगाते हैं और क्यों लगाते हैं उसका जवाब है। ठीक है। और तीसरा हिस्टेरेसिस लॉस इसके बाद देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो अभी आपने देखा कि क्या होता है एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस। अब हम तीसरा और आखिरी देखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। ये अकेले भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, हिस्टेरेसिस लूप क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस किसे कहते हैं। आइए देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर उसमें चुंबकीय गुण तो आ जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाने पर भी चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ गुण रह ही जाता है, वो मैग्नेटाइज ही रह जाता है। इसी को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। देयर आर सो मैनी, देयर आर मैनी मैग्नेटिक मटेरियल्स, many magnetic materials which is placed in magnetic field, then it get magnetized, but after removal of magnetic field, it is not totally demagnetized. This is called hysteresis loss. This is called हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एक फिगर से यहाँ समझिए, मैं इधर फिगर बनाता हूँ। ये देखिए, इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूँ, इधर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या है, 0 है। यहाँ शुरू करता हूँ और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बी का मान बढ़ेगा चुंबकीय गुण मटेरियल में आते जाएगा। चुंबकीय गुण बढ़ते जा रहा है, बी का मान बढ़ा रहे हैं तो आई का मान बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, तो बी का मान घटाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा। तो जैसे जैसे बी का मान बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैग्नेटिक आई का मान बढ़ रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। अब बी का मान घटा रहा हूँ, बी का मान घटते जा रहा है, लेकिन देखिए धीरे 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 ये कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण इसमें रह ही गया, यानी बी का मान 0 हो चुका है, लेकिन आई कुछ ना कुछ है। अब हम माइनस में ले जाते हैं। अब देखिए गौर से, जब बी का मान माइनस में आया है तब जाकर के मैग्नेटाइजेशन खत्म होने, उल्टे क्रम में। अब और माइनस में आया तो फिर माइनस में मैग्नेटाइज होने लगेगा, देख रहे हैं आप। फिर अगर हम बी का मान बढ़ाना शुरू करें तो ये बढ़ने लगेगा, देखिए ना, बी का मान 0 हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण इसमें बचा हुआ है, अब उल्टे क्रम में है, माइनस में है। अब देखिए फिर से बढ़ाते हैं, अब देखिए अब 0 हुआ, जब बी का मान प्लस में आया तो फिर 0 हुआ, फिर बढ़ाते हैं, इस पर एक लूप बनता है, इसे हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ये हमारे हॉस्टल में खिड़की में लगा होगा हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, ये हिस्टेरेसिस लूप है। अब जो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो एनर्जी लॉस को बताता है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप डिनोट्स एनर्जी लॉस। यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप डिनोट्स एनर्जी लॉस। और ये जो
एरिया लूप का जो एरिया है वो कम से कम, मतलब अगर नरम लोहा को रखे मैग्नेटिक फील्ड में ये सारी घटनाएं को देखे तो नरम लोहा के लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए कम होता है, यानी एनर्जी का लॉस नरम लोहा में कम होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर के कोर में सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप is minimum for soft iron, so soft iron is used in the core of ट्रांसफॉर्मर। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का एक पूरा सारा फीचर्स आपने देख लिया है। अब एग्जाम में जो जो फीचर्स पूछता है वो सब बात को लिखिएगा। मैंने सारी बातें यहाँ बताया है, नोट कर लीजिए।